अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं जिन्होंने हमें ख़ासकर अभी अभी ज्वाइन किया है। तो नाज़रीन, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं या घर से बाहर कहीं भी निकलते हैं, तो हमें बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, बिल बोर्ड्स, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी लाइंस दर्ज होती हैं, बड़े प्यारे प्यारे जुमले लिखे होते हैं। और वो जुमले ऐसे होते हैं जो हर शख्स का मेरे ख्याल से ख्वाब होते हैं। किसी भी शख्स का एक बहुत बड़ा जो ख्वाब होगा वो उसकी अपनी ज़िंदगी में उसका अपना एक ज़ाती घर बनाना होगा। तो हम पढ़ते हैं मेरा घर मेरी जन्नत, हम आपके ख्वाब को पूरा करेंगे। तो ये लाइनें जब आप पढ़ते हैं तो हर शख्स सोचता है कि कि शायद उसके दिल की बात जो है या शायद जो ये है हमारा ख्वाब पूरा करेंगे। और हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं कि बहुत ही आसान एक साथ पर बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे आप अपने जो हैं वो ख्वाबों का महल खड़ा कर सकते हैं, अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। और हर इंसान जो कि ख्वाहिशमंद होता है अपने घर बनाने का, वो एक बार उसको सोचेगा ज़रूर। लेकिन क्या हो रहा है पिछले कुछ कई सालों में कि जो रियल स्टेट का जो बिज़नेस है या जो कारोबार है, हम देख रहे हैं कि इसमें जो फ्रॉड है उसके जो वाक़यात हैं वो भी बेहद बढ़ते चले जा रही हैं। बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो एक फ़ाइल पर इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उनके हाथ आता है कुछ भी नहीं, और फिर उनके लिए लड़ना या उस पूरे सिस्टम से फ़ाइट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी हवाले से हमारे प्रोग्राम में बात करेंगे और वो लोग जो कि इस धोखे में भी आ चुके हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे फ़ाइट कर सकते हैं, ये भी हम उनको बताएंगे। लेकिन बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो अपने घर के लिए, किसी प्लॉट के लिए, तो आपने कैसे जो है वो होशियार रहना है, किन किन बातों का आपने ख़याल रखना है कि आपके साथ खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड हो सके। तो हमारे साथ जनाब आज इन कॉन्वर्सेशन है साहबजादा मुज़फ़्फ़र, जो कि सीनियर कानूनदान हैं, डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल बोर्ड भी हैं, इसके अलावा सीनियर लीगल एडवाइज़र हैं, LDA में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और साबिक एडवाइज़र NAB भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, सबसे पहले कि जिन फ्रॉड का हमने ज़िक्र किया, ये तो बहुत बाद में जाके लोगों को पता चलता है। हर शख्स पहले यही ख्वाब देखता है या यही सोचता है कि वो अपने ख्वाब जो है वो थ्रू जो भी सोसाइटी है उसके थ्रू पूरे हो जाएंगे, या वो बड़े आसान तरीके से जो है वो डाउन पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स होंगी, जो भी एक प्लान दिया जाता है। लेकिन एट दी एंड क्या होता है कि उनके साथ हो जाता है फ्रॉड। ये बेसिकली इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया, कैसे एक शख्स जो है वो ख्याल कर सकता है जब वो कोई प्लॉट देखने जा रहा है, कोई घर देखने जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के बहुत बड़े बड़े करोड़ों के जो स्कैम्स हैं वो सामने आए हैं। बड़ा ये आपने अलार्मिंग इशू है, और ये बड़ा बदकिस्मती ये है कि आप ख़ुद सोचिए कि एक शख्स पूरी ज़िंदगी लगा देता है, अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है कि जब उसकी रिटायरमेंट की जाती है तो अपने बच्चों को घर लेके दे सके, और वो फिर सब कुछ अपनी सेविंग्स को लगा देता है ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जिनका वजूद नहीं होता, जो सिर्फ बिल बोर्ड, जिस तरह आपने फरमाया शुरू में प्रोग्राम में, बिल बोर्ड्स की वो सोसाइटीज़ होती हैं और वहाँ पे वो अपना पैसा लगा देता है। बाद में उसको मालूम पड़ता है कि ये जो सोसाइटी है इसके पास जगह नहीं है या इसके पास अप्रूवल नहीं है उस रेगुलेटर की जो जिसके अंडर ये आती है। तो ये एक बड़ा अलमिया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें फेलियर भी है कि ये जो सोसाइटीज़ हैं इनका क़याम, इनका वजूद, इनकी एग्जिस्टेंस, ये हमारे रेगुलेटर्स के ऊपर भी बड़ी एक सवालिया निशान है। लेकिन रेगुलेटर्स अपनी जो उनको पावर्स दी गई अंदर कानून में, वो लगे तो हुए इस चीज़ में। अब देखें कि हम लोग माजी में देखें तो पिछले दिनों में जब ये NAB जो थी, इसका कानून में आप अक्सर देखते थे इनकी रिलेटेड कोई न्यूज़ आती थी कि जी इतनी रिकवरी हुई, इफेक्टिव्स को पैसे दिए जा रहे हैं। वो कौन थे इफेक्टिव्स? वो लोग थे जिन्होंने पैसा लगाया और उसके बाद जब वो गए उस सोसाइटी के दफ्तर में तो उनको बड़ा वेलकम किया। पैसा जब ले लिया उसके बाद उन्होंने कहा जी हाँ जी अभी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी हम इजाज़त, हमारा केस NOC के लिए पड़ा हुआ है, ये वो। लेकिन जब वो डेप्थ में गए तो पता लगा कि उस सोसाइटी ने जो उसके पास अगर 500 कनाल जगह या 1000 कनाल जगह है तो उसने आगे सेल कर दी है 50,000 कनाल। तो 50,000 जो लोग हैं उससे प्लस जो लोग हैं वो तो सब चीट हो गए। अब वो जो लोग हैं वो कहाँ जाएं? उनके पास तो एक तो ये है कि वो दीवानी केस फाइल कर दें, उसमें कह दें इसने मुझे चीट कर दिया, इस बंदे ने, इससे मुझसे पैसे रिकवरी की जाए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वो फिर उसकी अपीलेंट फोरम्स हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है केस। तो वो तो पता नहीं उसके बच्चों को भी नसीब होते हैं पैसे या नहीं। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं ये समझता हूँ कि कवानीन की सख्ती होनी चाहिए बहुत ज़्यादा।
हमने ये देखा कि ये जो सोसाइटीज़, जिस तरह आपने बताया कि बिल बोर्ड्स हैं, इन सोसाइटीज़ को इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। इसमें जितने ये बिल बोर्ड्स लगते हैं, आप अगर हम लाहौर की मिसाल ले लेते हैं, तो लाहौर में ये PHA वाले हैं जी, वो जो एरियाज़ होते हैं ग्रीन बेल्ट के, जहाँ पे ये बोर्ड्स लगते हैं, ये उनके पास अथॉरिटी होती है। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो आगे इनकी बिडिंग करवाते हैं और फिर वो ऑक्शन करते हैं साइट्स। वहाँ पर ख्याल रखा जाए कि जब वो इसको किसी को भी सोसाइटी को देते, पहले देखें कि इसकी अप्रूवल हुई है या नहीं। अब आप देखें LDA की वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहाँ पे जितनी सोसाइटीज़ अप्रूव्ड हैं उन सब के नाम दिए गए हैं, और जो गैर कानूनी है उनका भी दिया हुआ है नाम कि ये सोसाइटियाँ गैर कानूनी हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट क्लिक पे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। यस, तो कोई भी शख्स, चूँकि हम बिल बोर्ड पे चूँकि लेते हैं, यहाँ पे सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, हम चले जाते हैं, तो बगैर तहकीक और रिसर्च किए यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्कैम। बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा हमारा जो परचेज़र है ना, वो ठीक है, बोनाफाइड परचेज़र होता है, जो ऐसी सोसाइटियों में चला जाता है, उसको मालूम नहीं होता कि उस टाइम पे उसने डिसीजन लेनी होती है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि उस कहते हैं मिस्त्री होशियार बाश, उसके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है। अब वो जिम्मेदारी क्या है? उस सोसाइटी की वो इन्वेस्टिगेट करे। अगर वो फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में है तो वहाँ पे महकमा CD है, अगर मुल्तान में है तो वहाँ पे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर वो रावलपिंडी में सोसाइटी बन रही है तो उसका रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर में बन रही है तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची में तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन दफ्तरों में वो जाके इस सोसाइटी का स्टेटस चेक करें। अपनी ज़िंदगी की अगर पूरी जमा पूंजी एक जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस दफ्तर जाके आपको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं ना कि योर डिसीजन, जब आप डिसीजन लेते हो, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसमें सेविंग्स होती हैं, पूरी हार्ड लाइफ की इमोशनल भी होते हैं, आपके इमोशंस भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब ये देखें ना कि वो लोग क्या करते हैं, जिससे आपने कहा कि जन्नत में घर बनाएं या ऐसे करें, वो ऐसी वैसी बातें लिखेंगे कि इंसान कहेगा वाकई ऐसा मुझे एनवायरनमेंट मिल रहा है और मेरा यहाँ पे 5 मरले का भी घर होगा तो बहुत। हमारे यहाँ जो ज़्यादा चीट लोग होते हैं वो छोटे तबके के, जिन्होंने 2, 4, 5 मरले के लेने होते हैं ना घर, वो हो जाते हैं कि चलो हमें एक साथ आसान इंस्टॉलमेंट्स होंगी, हमें महीने के 30,000 या 25,000 देने पड़ेंगे, चलो हमारा एक टाइम के ऊपर घर बन जाएगा, हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं यकीन करें कि अल्लाह ताला हमें कभी इफेक्टिव ना बनाए। यकीन कीजिए, जो दर्द दुख उसके ख़ानदान में होता है। मैं नैब में था तो मैं देखता था कि जो इफेक्टिव आके रोते थे और जो अपना चीखो पुकार करते थे, गेट के बाहर तादाद होती थी इनकी 100-150 बंदा, वहाँ पे वो बाकायदा प्रोटेस्ट करते थे कि हम क्या करें। मिडिल क्लास के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहेगा ना, जब अगर वो घर के बारे में सोच रहे हैं, उस पर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास है वो अपने हाथ खाली उसके होंगे जब वो इन्वेस्ट कर देगा किसी भी या सोचेगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, मिडिल क्लास के लिए भी बड़ी ये होती है इम्पोर्टेंट। मैं इसमें फिर भी ये समझूंगा कि हम लोगों को चाहिए कि जहाँ पे भी ये सोसाइटी है ना, हम थोड़ी सी तहकीक ज़रूर करें, उनके लगाए हुए इश्तिहारात, उनकी लगाई तशरीह, उनके आप देखें कि सबसे पहले सोसाइटी, अब देखें सोसाइटी जब बनती है ना, उसकी स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज क्या होती है कि उसको अपना एक इजाज़तनामा लेना पड़ता है फॉर डेवलपमेंट, उसको पूरी ज़मीन की मलकियत दिखानी पड़ती है उस इदारे को, जो उस इदारे के अंडर उसने NOC लेना है। अब मलकियत नहीं होगी तो फिर आपको इजाज़त नहीं मिलती, फिर उस मलकियत के साथ उसको बताना पड़ेगा कि ये जो एरिया है ये क्या आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो नहीं है। आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ पे कोई ऐसा है कि वहाँ पे बन नहीं सकती, एम्यूनिशन डिपो तो नहीं है। फिर उसको ये देखना पड़ेगा कि किसी गवर्नमेंट की स्कीम में तो नहीं है, या इसमें कोई गवर्नमेंट का लैंड इन्वॉल्व नहीं है, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसमें फिर ये भी देखा जाता है कि पानी की सतह कैसी है। क्या जो पानी है सोसाइटी का वो पीने के काबिल है, उसकी डिगिंग की जाती है, इरिगेशन का NOC आता है, ये 8-10 NOC लेके तो सोसाइटी की फाइल मूव होती है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि जब वो सोसाइटी की फाइल मूव होती है तो महकमा तो बता देता है भाई आपकी ये चीज़ें, ये NOC मुकम्मल नहीं है। वो क्या करती है, तशरीह शुरू कर देती है। वो साथ वो आवाम को बताती है जी हमने केस मूव कर दिया। वो केस मूव करने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपको प्रिलिमिनरी परमिशन ना मिल जाए। प्रिलिमिनरी परमिशन ये होती है कि आपको जो इनिशियल NOCs होते हैं वो मिल जाए। वो क्या करता है कि फाइल मूव करता है, उस पर डायरी नंबर लेता है और वो फिर उसके बाद अपने बिल बोर्ड पर लगाता है जी हमारा केस अंडर प्रोसेस है। यानी कि वो जो इनकम्प्लीट फाइल है वो हैंड ओवर की जाती है जी, जो भी कस्टमर है या जो लोग आ रहे हैं उनके हवाले। वो उनको दिखाया जाता है, देखें जी हमने ये जगह ले ली, हमने अदारे को अप्रूवल के लिए लिख दिया, हमारा काम ये हो जाएगा 6 माह में, यहाँ पे आप घर बनाएंगे। और हालांकि तशरीह की इजाज़त ही नहीं है।
किसी भी कानून में जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं हो जाती, फाइनल अप्रूवल की स्टेज होती है 7-8 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर एक सेक्शन होता है जिसके तहत उनको इजाज़त दी जाती है, अब आप सेल एंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, जब अभी उसने केस उसने एडमिट कराया है तो वो कर देता है। फिर ऐसी सोसाइटी हैं जिसने कहीं पे एडमिशन भी नहीं कराई, कहीं पे प्रोसेस भी नहीं कराया, लेकिन फिर भी वो, आप लाहौर से ज़रा बाहर निकलें, गुजरांवाला की तरफ जाएं, शेखपुरा, ये सारे जो एरियाज़ हैं, आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके गेट देख के आप मुतासर हो जाएंगे, वो होगी इतना बड़ा गेट है, इसकी एंट्रेंस अच्छी है तो अंदर क्या होगा, लेकिन उनकी अप्रूवल ही नहीं है। अब वो अप्रूवल क्यों नहीं है कि TMA से ये अप्रूव्ड हैं, और TMA वालों ने जो तहसील म्यूनिसिपल कमेटी, वो उनका प्रोसेस इतना लंबा नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनका तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, आपने देखा होगा पूरा कवानीन बने होते हैं। जिस तरह LDA को आप देख लें, LDA का एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स हैं, उसमें बाकायदा हर रूल को डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन ये वहाँ पे TMA में ये लोग करा लेते थे मिल मिला के। अब वो ना ज़मीन है, ना वो सोसाइटी प्रॉपर्ली अप्रूव्ड है, और वो इलीगल सोसाइटी है, और वो एक नहीं है, वो हज़ारों की तादाद में। अच्छा, जिन जिन पॉइंट्स का आपने जिक्र किया कि कहाँ कहाँ पर क्लैश आ सकता है, कौन कौन सी चीज़ों को जो है हमें देखना है जब हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अच्छा ये बातें, ये पॉइंट्स बहुत कम लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, जिनका पहले से एक्सपीरियंस होगा उनको पता होगा, लेकिन चलो हम एक आम शहरी की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग मासूम भी हैं, ठीक है, हम उनका जिक्र कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनपढ़ भी हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, चाहे सेगमेंट देख भी लेंगे, आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी जी। ऐसे लोगों को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, उनको हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? क्या ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है या कोई हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहा है, किस तरह का प्लान कर रहा है, तो वक्ती तौर पे ये सारी चीज़ों को चेक इन करने के लिए आप वन टाइम कोई लॉयर को ही हायर कर लें जो कि आपका सारा होमवर्क कर दे, या कौन सा राइट पर्सन है जिसके पास आपको जाना है कि वो सारा आपका होमवर्क कर ले? देखिए, अगर कोई आदमी अनपढ़ है और वो एक सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस सोसाइटी को, क्योंकि अनपढ़ आदमी को पटवार खाने में बड़ा एक्सेस होता है, उनको नॉलेज होती है, वो उस पटवार खाने में चला जाए, पूछते हैं ये सोसाइटी है, इसकी कितनी मलकियत है, वो उसको इल्म बता देंगे कि इसकी इतनी है, वो ये बता सकेंगे ये अप्रूव्ड है या नहीं, या वो ये बता सकेंगे इसमें किसी स्टे हुआ हुआ है, या इसमें कोई ऐसी कोई आया नोटिफिकेशन हुआ हुआ है, कोई ना कोई चीज़ होगी, वो बता देंगे। ये चीज़ जो है ना, इंसान को फर्स्ट जो है ना, जो इन्वेस्टर है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद ये ज़िम्मेदारी आ जाती है उन इदारों की जिनका ये काम है कि वो ऐसी सोसाइटियों को मशरूम ग्रोथ में ना बढ़ने दें, इनको रोक दिया जाए, फ़ौरन ही रोक दिया जाए, क्योंकि ये फिर जब ये बैलून बन जाता है और ये इतनी सारी इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, अरबों रुपए उठा लेते हैं, तो फिर इनके लिए देना भी मुश्किल नामुमकिन सा हो जाता है। बिकॉज पैसा वो कमाते हैं, वो पैसा फिर अपने पे लगाते हैं, और वो जो पैसा जिस मकसद के लिए लगना होता है वो उधर नहीं लगता, तो वो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट इन डिफ़ॉल्ट। जब डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर वो पैसे जब इतनी तादाद में हो जाते हैं। लेकिन देखें, मैं ये नहीं कहता, नैब ने पिछले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो थी, स्कैम्स थे, आप हैरान होंगी कि नैब ने 400 अरब रुपया जो रिकवरी की है मुल्क के ख़जाने के लिए, उसमें मेजर शेयर जो था वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के इफेक्टिव्स का पैसा था, जो उन्होंने फिर डिवाइड भी किया, लोगों को दिया। अब एक आदमी को ये तो नहीं, अगर उसने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, उसका दिल होगा कि अगर वो फ्रॉड हो गया उसके साथ या उसका चीटिंग हो गई, उसका दिल होगा कि वो पैसे उसको मिल जाएं। उसका ये दिल नहीं होगा कि जी बंदों को आप जेल में डाल दें, क्योंकि उसकी तो सेटिस्फेक्शन होगी विद हिज मनी, इफ द मनी कम्स बैक। होता ये है कि जब ऐसी सोसाइटियों में एक तो ये हो गया कि बंदे से चीट हो गया, जब पैसे देने की बारी भी आ जाती है, कोई पोजीशन भी आ जाती, वो भी बड़ा एक होता है अलमिया, क्योंकि उसमें अगर उसने 10 साल पहले वो ख़रीदा है और 10 साल बाद उसको वही पैसे मिले, तो आजकल पैसे की वैल्यू तो डाउन हो रही है, तो उस बेचारे के लिए तो वो एक नुकसान ही है। तो अल्लाह ताला बचाए ऐसे लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं और जो लोग इन लोगों को चीट करते हैं। ये अब हमने ये चीज़ देखी है कि अब ये हर तरफ जो है अदालतें हो गई। आप देखिए कि इस टाइम के ऊपर जो इदारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे कर्टेल किया जाए। तो अब जिस तरह QR कोड एक आ गया, आपको शायद मालूम होगा, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि जो भी बिल बोर्ड लगेगा सोसाइटी का, उसके ऊपर QR कोड लगेगा। वो एक कंप्यूटराइज्ड कोड होता है। जब वो लगेगा, इसका मकसद क्या है, वो कंप्यूटराइज्ड कोड क्या होता है कि अपने मोबाइल की स्क्रीन से आप उसको टिक करेंगे तो वो सीधा QR कोड जो है वो अगर LDA में है तो उसके वहाँ पे
वेबसाइट खुल जाएगी ठीक। और उसमें ये भी बताया जाएगा कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं, इसके कितने प्लॉट मॉर्गेज हैं, इसका कितना एरिया डेवलप हो चुका है, इसका कितना, यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो लगा ही बेसिकली उन बिलबोर्ड्स पे या उस जगह पे होगा ना जो कि ऑथेंटिक होगी। तो जहाँ पे आपके लिए तो एक पहला ये इम्प्लीमेंट हो चुका है अभी या इसको होना है? इसके ऊपर बिल्कुल ऑर्डर हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया और अखबारात में भी ये कहा गया। ठीक है, आप देखते हैं ना कि अब टीवी चैनल्स के ऊपर भी तो बहुत बड़े-बड़े इश्तिहार आते हैं। अब ऐसे बिलबोर्ड जो हैं वो आपके लिए तो आवाम को तो अगर किसी पे QR कोड नहीं है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो आउटराइट रिजेक्ट करना चाहिए, चाहे वो जो मर्जी हो, आउटराइट रिजेक्ट करें। और फिर ऐसे भी देखें, एक तो ये फ्रॉड हो गया, एक दूसरा किस्म का फ्रॉड है, आपने प्रॉपर्टी ले ली, वो प्रॉपरली रेगुलेटर ने उसको अप्रूव किया हुआ है, लेकिन बाद में क्या पता लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उसने जब रेगुलेटर ने एक्वायर की थी जी इस स्कीम को बनाने के लिए, मैं मिसाल ले लेता हूँ, आप बैठे में ये वेलेंशिया स्कीम में या गुलबर्ग स्कीम में जहाँ भी बैठे में, अगर इसको एक्वायर किया गया बाय द LDA, उसने एक सोसाइटी बनाई, लेकिन पता लगा कि एक्विजिशन में जो मालिक था जी वो कोई और था, सही, उसका टाइटल का डिस्प्यूट हो गया, उसके बाद वो 5 हाथों में बिक गई, 5 जगहों पे वो प्रॉपर्टी बिक गई। LDA उसको ट्रांसफ़र भी करता रहा कि भाई ये तो प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन छठी ट्रांसफ़र में ये मालूम पड़ा कि ओहो ये तो पीछे से ही ख़राब था इसका टाइटल, वो जो आदमी जिसको अवार्ड हुआ था वो तो था नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, उसका अवार्ड गलत हो गया। अब ऐसी मुश्किलात के लिए उन लोगों के लिए बोनाफाइडी कमीशन बनाया गया। अब बोनाफाइडी कमीशन क्या करता है? बोनाफाइडी कमीशन ये करता है कि जहाँ पे किसी के साथ फ्रॉड हो गया, ऐसे हुआ कि उसका जो प्रीडेसेसर था जिससे उसने जगह ली थी या जिससे ली थी उसके कोई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थे और कल को उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, तो वो सेफ है बंदा, बोनाफाइडी कमीशन उसको रेगुलर कर देता है। लेकिन अगर कोई फेक कागजात हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ना महकमे में वजूद है ना किसी जगह पे, और वो उसके पास जाली कागज़ों से उसने खरीद ली, पता लगा कि वो जो ट्रांसफ़र लेटर है वो फेक है, उस पर साइन ही किसी का नहीं है, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो ये चीज़ें समझने वाली हैं। एक बड़ा डिसीजन होता है ज़िंदगी में, आप जब प्रॉपर्टी बनाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, बड़ा ख्याल करना पड़ता है। अब लास्ट में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी उन तमाम लोगों के लिए जो कि इसी सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी फाइल स्टक हैं या इन्वेस्टमेंट जो है, अब देख नो इट कि अब यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, वो फाइट भी कर रहे हैं, उन्होंने केस भी किया हुआ है, लेकिन दे आर ब्लैंक। कैसे हो सकता है, व्हाट इज़ द राइट वे कि अपना वो केस जो है वो सही तरीके से करें, फाइट करें, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है क्या वो वापस कभी आएगी? ये होप हम देंगे उनको आज के सेगमेंट। देखें, बात असल ये है कि अगर आप ऐसे लोग, मैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा, जिनके साथ फ्रॉड हो गया और वो फ्रॉड ऐसे हुआ कि वो सोसाइटी का क़याम ही नहीं है, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी भी रेगुलेटर ने उसको ना अप्रूव किया ना उसका प्रोसेस है अंडर, वो एट द वेरी आउटसेट वो फ्रॉड है। ऐसे जो लोग हैं वो नैब के पास जाएं, क्योंकि ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का ऑफेंस बनता है। ठीक है, वो सब वहाँ चले जाएं, वहाँ दरख्वास्त दें, नैब उसको परसू करेगा। नैब का काम क्या है कि नैब उस सोसाइटी के अगेंस्ट सबसे पहले इश्तिहार देगा अखबार में कि जितने इसके फैक्ट्रीज़ आ जाएं, वो फिर अगर उनकी 50 करोड़ से ज़्यादा मालियत हो जाती है फ्रॉड की, इनकी होती है, इससे ज़्यादा अरबों में ही होती है, ये लोग चीट करते हैं अरबों रुपये में कमाते हैं जो फ्रॉडुलेंट सोसाइटी है, ये उधर चले जाए। अब ये तो 1 कैटेगरी होगी। 2nd कैटेगरी वो लोग होंगे जिन्होंने ये देखा कि जी कि हमने सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर दी, सोसाइटी जो है वो उसने केस अपना सबमिट किया, लेकिन कुछ लकूनस की वजह से, कुछ वजूहत की वजह से वो उसको प्रूव नहीं कर पा रही रेगुलेटर से। वो जो लोग हैं वो उस रेगुलेटर का जो हेड होगा, जिस तरह LDA का DG होता है, CDA का चेयरमैन CDA होता है, इसी तरह कराची का भी DG होगा, तो इन लोगों को भी दरख्वास्त दी जा सकती है कि जनाब ये हमने पैसे किए हैं, इसकी अप्रूवल नहीं हो रही, हम कहाँ जाएं, हमने घर बनाना है, ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो उनका बड़ा एक प्रोसीजर होता है कि अगर वो डेवलपमेंट नहीं करेंगे उनको फ़ाइन होगा, उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे फिर फ़ाइन होगा, तीसरी दफ़ा वो LDA ख़ुद भी उसको डेवलप कर सकता है, वो टेक ओवर कर लेता है सोसाइटी, कानून में ये, ताकि लोगों का पैसा सरमाया महफूज रहे। तीसरे बंदे वो हैं जिनके पास LDA की भी अप्रूवल है और हर चीज़ है, लेकिन पता लगता है कि जी कि ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रही है, इसमें कोई ऐसे कोई मामलात ऐसे हैं
कि प्रोसीजर नहीं है या इसका कोई, तो वो फिर दीवानी मुकदमा सिविल केस भी कर सकते हैं कि हमारे साथ ये कमिटमेंट की गई थी। ठीक है सर, यू बीइंग अ लॉयर इन दिस फील्ड, सबसे ज़्यादा जिन 3 टाइप्स का आपने जिक्र किया, सबसे ज़्यादा कौन से लेवल का या किस टाइप का फ्रॉड हो रहा है अभी जो मोस्ट कॉमन है? मोस्ट कॉमन तो यही है कि सोसाइटियाँ एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि नंबर 1 जो सबसे जी नंबर 1, और जी हाँ उनके पास ना लैंड है और वो बस सब्ज़ बाग दिखा के लोगों से पैसा ले लेते हैं, लैंड क्रूजरें ख़रीद लेते हैं। आप हैरान होंगे, हमारे मुल्क में ये भी बड़ा है कि एक सोसाइटी बनाता है, सबसे पहले वो अपने लिए 4-5 लैंड क्रूजर एक जैसी रंग की खरीद लेता है, साथ वो जो डबल कैबन गार्ड्स होते हैं, डबल कैबन, क्योंकि उसको फिक्र होती है ना कि मेरा पैसा मैंने लोगों का पकड़ा हुआ है, कल को मुझे कहीं मार ही ना पड़ जाए, तो उसको प्रोटेक्शन के गार्ड्स होते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि गार्ड्स की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो नहीं होना चाहिए। उनको तो चाहिए कि वो उन लोगों को, उनका जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और जो लोगों का पैसा खा जाते हैं, दे शुड बी इन द जेल टिल दे पे द मनी। तो अब क्या है कि वो पैसा जो है लोगों का लेके इमारतें बना लेंगे, घर बना लेंगे। फ्रॉड किए हैं, खुलेआम उस तरह से घूम फिर भी रहे हैं, केसेस तो मौजूद हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी लोगों की गुजर जाती है, जो उनका फ्रॉड जो उनके साथ किया होता है कोई रिकवरी नहीं हो पाती। जी, अब उसके लिए देखें ना कि अब मैं इतना तो ज़रूर कहूँ कि अल्लाह के फजल से अभी भी महकमे कुछ ऐसे हैं। अब हमने LDA में भी एक सोसाइटी थी, मैं ना किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहता, उसने भी इसी तरह डिलीवर नहीं किया तो उसको टेक ओवर कर लिया गया और उसने फिर LDA ने खुद उसकी डेवलपमेंट की। तो इसी तरह CDA में भी एक बहुत बड़ा स्कैम था, तो उसमें भी CDA ने इसको टेक ओवर करके डेवलपमेंट खुद की। तो ये इदारे उस टाइम के ऊपर सहारा बन जाते हैं जब वो देखते हैं कि इतना सारा इसमें पैसा है। अब जैसा मैंने बताया कि जो फ्रॉडुलेंट सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे तो ज़मीन ही नहीं है या उतनी ज़मीन नहीं है जितनी बेचनी है, वो तो फ्रॉड का केस है, वो नैब का इदारा है। हाँ, पुलिस का भी इदारा है। कई दफ़ा ये भी होता है, सोसाइटियाँ क्या कहती हैं कि अच्छा चलें ठीक है, हम आपको पैसे वापस करते हैं, जो चेक इशू करते हैं वो भी डिसऑनर हो जाते हैं, क्योंकि पैसा जो खा जाते हैं उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो वो जो चेक डिसऑनर हो जाते हैं, तो उसके ऊपर एक हमारे ये चेक डिसऑनर का पर्चा भी होता है 489F का। तो लोगों के पास रेमेडीज़ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आप किसी भी फ्रॉड आपसे हो गया, दिल बर्दाश्त मत हो, उम्मीद आप आके अपनी रेमेडीज़ लीजिए, बिल्कुल रेमेडीज़ करें। और रेमेडीज़ जो हैं, अगर आपके साथ फ्रॉड है तो मैंने जिस तरह बताया, इकट्ठे होकर सारे चले जाएं नैब के पास। अगर आपके पास ज़्यादा लोग नहीं है तो आप पुलिस में जाएं, पुलिस में एक पर्चा कराएं फ्रॉड का, उनके पास भी दफ़ा 420 है, उसके बाद उनके पास दफ़ा 468 471 है, कि वो आपको एक किस्म के वो चीट करते हैं ना आपका। तो दिल हार के मत बैठे, योर एवरी सिंगल एफर्ट कैन बी डन। और आप जब ये करते हैं, सिविल केस भी करते हैं, स्टे ले लेते हैं, तो उससे एक प्रेशर भी आ जाता है, तो इंशाल्लाह ताला वो पैसे किसी न किसी स्टेज पे वापस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और आप जितने भी लोग अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे की पॉइंट्स, बहुत सारी टूल्स उन्होंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आप इसको चेक इन कर सकते हैं। लेकिन अपना होमवर्क करना, अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।